Hello dear students, welcome to राउज IAS देहरादून। आज आप MM साहिल के साथ अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट। भारतीय अर्थव्यवस्था का बजट एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। चाहे वो हमारा IAS परीक्षा हो या PCS परीक्षा हो, बजट से संबंधित सवाल हर एक प्रश्न, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो आइए MM साहिल के साथ शुरुआत करते हैं बजट की। तो सर्वप्रथम हम देखें कि जो हमारा बजट है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले बजट। अब देखिए सबसे पहले कि बजट कहते किसे हैं या बजट होता क्या है। शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां बजट की महत्ता ना हो। घर हो वहां भी बजट बनाया जाता है, ऑफिस हो वहां भी बजट बनाया जाता है, और बजट ही किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक अनिवार्य देखिए आयाम माना जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा बजट क्या है। तो हमारे जो बजट है, बजट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रांस भाषा के या फ्रांस शब्द बूजट से हुई है। क्या है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस शब्द बूजट से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है चमड़े का थैला, यानी कि लेदर बैग। अब जैसे लेदर बैग की बात करें तो बजट का शाब्दिक अर्थ जो है चमड़े का थैला माना जाता है, लेकिन बजट को अत्यंत ही व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसका अभिप्राय है आय एवं व्यय का दस्तावेज। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि किसी भी देश की सरकार के समस्त आय और समस्त खर्च का जो अनुमान आधारित दस्तावेज तैयार होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि बजट सरकार का एक क्या है, वित्तीय दस्तावेज है। बजट क्या है, हमारे सरकार का एक वित्तीय दस्तावेज है। लेकिन बजट सिर्फ सरकार का वित्तीय दस्तावेज ना होकर इसे अनेक अर्थों में भी परिभाषित किया जाता है। जैसे बजट सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन है, क्योंकि जितने भी प्रकार के परिवर्तन हैं वो सिर्फ बजट के माध्यम से ही संभव है। अर्थात बजट के अभाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है हो नहीं सकता। दूसरा क्या है कि बजट कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का माध्यम है। अर्थात भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण है। यह नियंत्रण हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक आंतरिक नियंत्रण हो सकता है, आंतरिक नियंत्रण। अब आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारी कैग यानी कि CAG एक माध्यम हो सकता है, दूसरा हमारा संसदीय समितियां हो सकती है, संसदीय समितियां। तो हमारी संसद भारत के अंतर्गत कार्यपालिका पर संसदीय आंतरिक नियंत्रण जो है कैग और संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद, भारतीय जो है शासन की अंतर्गत कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण रखा जाता है। भारतीय संसद कार्यपालिका पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण दो माध्यम से रख सकती है, एक आंतरिक नियंत्रण, एक बाह्य नियंत्रण। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत हमारा स्वयं एक प्रकार से कार्यपालिका का नियंत्रण माना जाता है, जबकि बाह्य नियंत्रण के अंतर्गत हमारा कैग और संसदीय समितियां प्रमुख मानी जाती है। दूसरा जो है बजट हमारे समन्वय का साधन है।
प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन बजट के माध्यम से ही हो सकता है। बजट हमारा नियोजन है, यानी कि किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी होगी तो उसके लिए बजट का होना अनिवार्य है। इस प्रकार बजट कोई एक आयाम न होकर बहुआयामी उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। भारत के अंतर्गत बजट शब्द का प्रयोग न कर उसके लिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वित्तीय वार्षिक विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। यह वित्तीय वार्षिक विवरण भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे 3 आर्टिकल से संबंधित है। अनुच्छेद 166(1) संचित निधि, आर्टिकल 266(2) लोक लेखा और आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि, यानी कि इन तीनों निधियों का योग ही बजट के रूप में जाना गया। तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा बजट शब्द का उल्लेख न कर जो है एक प्रकार से वित्तीय वार्षिक विवरण शब्द का प्रयोग किया गया, जो भारत की इन 3 निधियों से संबंधित माना जाता है। बजट के 2 प्रमुख आयाम हैं, एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरा हमारा राजस्व व्यय, तीसरा पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो आइए हम देखते हैं कि हमारी एक तरीके से राजस्व प्राप्तियों में क्या है। तो राजस्व प्राप्तियां किसी भी सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। इस के अंतर्गत 2 तरीके की हैं, एक कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। आइए देखते हैं कि कर राजस्व और गैर कर राजस्व में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। बजट के 2 महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं, जिसमें एक हमारा राजस्व भाग और दूसरा हमारा पूंजीगत भाग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राजस्व भाग में कौन सी चीजें शामिल हैं और कौन सी चीजें नहीं हैं। तो सर्वप्रथम हमारा देखिए कि जो हमारा राजस्व भाग है, जो हमारा एक तरीके से, आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि एक हमारा कौन सा है, राजस्व भाग। इस राजस्व भाग के अंतर्गत जो है हमारा अभिप्राय राजस्व प्राप्तियों से है। यानी कि राजस्व प्राप्ति क्या है कि सरकार को जितनी भी प्रकार की करों से आय प्राप्त होती है उसे राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि राजस्व भाग के अंतर्गत सरकार के आय के प्रमुख स्रोत शामिल हैं। इस राजस्व प्राप्तियों को हम 2 भागों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। एक पहला है हमारा कर राजस्व, यानी कि कर राजस्व क्या है कि हमारी भारत सरकार को समस्त प्रकार के करों से प्राप्त होने वाली आय ही कर राजस्व मानी जाती है। यह हमारा प्रत्यक्ष कर हो सकते हैं या अप्रत्यक्ष कर हो सकते हैं। जैसे यदि हम प्रत्यक्ष कर की बात करें तो हमारा क्या है, आयकर हो सकता है, निगम कर हो सकता है, आदि प्रकार के कर हो सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अप्रत्यक्ष कर को देखें तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत वर्तमान समय में सबसे प्रमुख कर है हमारा जीएसटी। इन प्रकार के करों की चर्चा हम पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं कि कौन सी चीजें कर में प्रत्यक्ष कर में है और कौन सी भारत सरकार के अधीन अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा क्या है हमारा गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व क्या है कि भारत सरकार के आय के वह स्रोत जो कर के अतिरिक्त अन्य साधनों से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत क्या है हमारा लोक उपक्रम से आय प्राप्त हो सकती है, जैसे ओएनजीसी हो सकती है, एनटीपीसी हो सकती है, बीएचईएल हो सकता है। अर्थात
हमारे कहने का अभिप्राय क्या है कि एक प्रकार से जो हमारी महारत्न या हमारा क्या है, एक तरीके से नवरत्न की अवधारणा है। अन्य स्रोत इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त आय है, हमें ब्याज से जो आय हो रही है वो इस भाग के अंतर्गत शामिल होगी। आय के साथ साथ भारत सरकार को हमारा एक प्रकार से व्यय यानी कि खर्चा भी करना पड़ता है। अब ये जो आय प्राप्त हुई है तो इसके लिए भारत सरकार को खर्च भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा खर्च है। जैसे हमारा ब्याज अदायगी, तो भारत सरकार जो उधार लेती है उसकी ब्याज अदायगी होगा। डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा का कर होगा। राजस्व सहायता अनुदान अर्थात केंद्र से राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता, प्रशासनिक व्यय और हमारे पुराने कार्यक्रमों पर आधारित व्यय। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई सड़क निर्माण हो रहा है या वो जो है हमारा पुल निर्माण हो रहा है और वो अधूरा कार्य रह गया, तो विगत वर्ष में जो बजट के अभाव में पूरा नहीं हुआ उस पर भी सरकार को इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत खर्च करना पड़ा। इस प्रकार हमने एक प्रकार से बजट का राजस्व भाग देखा। वैसे ही दूसरा भाग होता है हमारा पूंजीगत भाग। इस पूंजीगत भाग के अंतर्गत हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होंगी और पूंजीगत क्या है, व्यय होगा। तो आइए पूंजीगत आय के अंतर्गत देखें क्या है कि जैसे हमारा बाजार उधार। अब हमने जो बाजार के अंतर्गत उधार दिया है वो घरेलू हो सकता है या विदेशी हो सकता है। दूसरा ऋण वसूली और तीसरा विनिवेश प्राप्तियां, यानी कि सब ये पूंजीगत के अंतर्गत आय के क्या है, प्रमुख स्रोत है। दूसरा हमारा खर्च क्या होगा, जैसे निवेश। अब निवेश किस पे हो सकती है, लोक उपक्रम पर हो सकती है, विभागीय उपक्रम हो सकता है, जैसे हमारा सिडकुल। क्या है हमारा सिडकुल। दूसरा बुनियादी ढांचा। अब इस बुनियादी ढांचे के अंतर्गत हमारा सड़क हो सकती है, हमारा परिवहन हो सकती है, बिजली हो सकती है, पानी हो सकता है, अर्थात हर प्रकार की आधारभूत संरचना का विकास पर जो खर्च होगा वो शामिल होगा। ऋण भुगतान यानी कि जो ब्याज लिया गया है वो, वेतन एवं पेंशन आदि हमारे पूंजीगत व्यय के क्या है, प्रमुख आयाम है। हमने देखा कि बजट कहते किसे हैं और बजट के कौन से भाग होते हैं और उसमें कौन सी चीजें शामिल हैं। तो बजट के अर्थ समझने के बाद आइए देखते हैं बजट की कितनी प्रणालियां प्रचलन के अंतर्गत है। हमारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा बजट से संबंधित 3 प्रकार की प्रणालियों का वर्णन किया गया। ये तीनों ही प्रणाली वर्तमान समय के अंतर्गत व्यवहारिक रूप में प्रचलन के अंतर्गत है। पहला है हमारा कार्यपालिका प्रकार का बजट, यानी कि इस प्रकार का बजट विश्व में सबसे लोकप्रिय बजट है और भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका प्रणाली का बजट ही बनाया जाता है। इस बजट का आधार क्या है कि इस बजट के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा निर्मित और विधायिका द्वारा क्या है, पारित किया जाता है। इस बजट में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व जैसे तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरा हमारा जो बजट का प्रकार है वो है हमारी विधायिका प्रणाली का बजट, यानी कि इस प्रकार का बजट यूएसए और यूरोपियन देशों में, ये विश्व का जहां सबसे लोकप्रिय बजट है वही ये विश्व के अंतर्गत कम प्रचलित बजट माना जाता है। इसका निर्माण एवं विधायिका दोनों कार्य एक ही संस्था द्वारा अर्थात विधायिका के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि इस बजट का निर्माण भी विधायिका के द्वारा किया जाता है और पारित भी
विधायिका के द्वारा किया जाता है। तीसरा हमारा है मंडल या आयोग प्रणाली का बजट। यानी कि मंडल या आयोग प्रणाली का बजट क्या है कि ये स्थानीय स्तर पर जो है यूएसए के अंतर्गत प्रचलन में है। इसमें प्रत्येक विभाग का पृथक पृथक बजट पाया जाता है। ये जो है बजट की 3 प्रणालियां हैं। तदुपरांत हम देखेंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, जहां से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी अनेकों सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारा बजट निर्माण की प्रक्रिया। इस बजट निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत 4 चरण हैं। पहला है बजट निर्माण, दूसरा है बजट संसद में या संसद द्वारा पारित करना, तीसरा है हमारा बजट का परिपालन और चौथा है हमारा लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। अर्थात हमारी बजट निर्माण प्रक्रिया के 4 प्रमुख आयाम हैं, जिनकी चर्चा हम आइए विस्तार से करते हैं। कि जैसे हम देखें कि बजट निर्माण, तो बजट निर्माण जो है अपने आप में अत्यंत ही जटिल और एक व्यापक प्रक्रिया है। बजट निर्माण का कार्य एक तकनीकी प्रकार का कार्य है, जिसके अंतर्गत किसी एक संस्था की भूमिका ना होकर जो है विभिन्न संस्थाओं की सामूहिक भूमिका पाई जाती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत बजट निर्माण की प्रक्रिया जो है आगामी वर्ष से 7 से 8 माह पूर्व प्रारंभ हो जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि भारत के अंतर्गत बजट निर्माण का कार्य वर्ष भर संचालित होता है। अब वर्ष भर जब संचालित होता है तो भारत के अंतर्गत बजट निर्माण के विभिन्न प्रकार के चरण हैं। सबसे पहला है हमारा भुगतान अधिकारी। भुगतान अधिकारी क्या है? डिसबर्सिंग ऑफिसर। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जो व्यय ब्यौरा है, क्या हमारा भुगतान अधिकारी का कार्य क्या है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत इस अधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है। अर्थात सर्वप्रथम भुगतान अधिकारी के द्वारा ही बजट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। अभी अनेकों बार स्टेट सिविल सर्विस में प्रश्न आ चुका है कि कौन व्यक्ति सर्वप्रथम बजट प्रारंभ करता है, वित्त मंत्रालय या भुगतान? तो हमारा भुगतान अधिकारी जब ये व्यय का ब्यौरा तैयार कर लेता है तो संबंधित दस्तावेज विभागाध्यक्ष को भेज देता है। विभागाध्यक्ष भुगतान अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज की गहन समीक्षा करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, आवश्यकता अनुसार संशोधन करेगा। जिस प्रकार विभागाध्यक्ष ने भुगतान अधिकारी से दस्तावेज प्राप्त किया था, उसी प्रकार विभागाध्यक्ष 2 प्रतियां तैयार करेगा और हमारे नियंत्रक अधिकारी अर्थात एक प्रकार से जो है दे देगा। फिर संबंधित मंत्रालय को एक प्रकार से क्या है हमारा दस्तावेज की कॉपी प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार भुगतान अधिकारी के प्रापक्ष में विभागाध्यक्ष या नियंत्रक अधिकारी को जांच पड़ताल, हमारे छानबीन, संशोधन का अधिकार था, उसी प्रकार से विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी से जो दस्तावेज प्राप्त हुआ है उसमें प्रशासनिक मंत्रालय को स्वतंत्रता पूर्वक जांच पड़ताल, समीक्षा, आवश्यकता अनुसार संशोधन का अधिकार होगा। ये कार्य करने के उपरांत हमारे प्रशासनिक मंत्रालय 2 प्रतियां तैयार करते हैं, एक सीएजी को भेजते हैं और दूसरा वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा समस्त प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्टों एवं दस्तावेजों की गहन समीक्षा,
जांच पड़ताल, काट-छांट, संशोधन का कार्य किया जाता है और करने के उपरांत व्यय का एक दस्तावेज तैयार करता है। तदुपरांत फिर आय के अनुमान तैयार किए जाएंगे। जिस प्रकार व्यय के अनुमान की कार्यवाही भुगतान अधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ की जाती है, उसी प्रकार से आय के अनुमानों की तैयारी सर्वप्रथम वित्त मंत्रालय करता है। वित्त मंत्रालय इस कार्य के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीमा शुल्क बोर्ड आदि से सहायता प्राप्त करता है और फिर आय और व्यय का एक प्रकलन तैयार करता है जिसे बजट कहा जाता है। उसके उपरांत वित्त मंत्रालय मंत्रिमंडल को भेज देता है। मंत्रिमंडल संपूर्ण बजट पर व्यापक चर्चा, विचार विमर्श, आवश्यकता अनुसार संशोधन आदि का कार्य करता है और तदुपरांत हमारा बजट संसद में पारित होने के लिए तैयार माना जाता है। तो आइए देखते हैं बजट निर्माण प्रक्रिया का दूसरा चरण, बजट संसद में या संसद द्वारा बजट को पारित करना। बजट निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत बजट के चरण के उपरांत किस प्रकार संसद बजट पर अनुमति प्रदान करती है। बजट पारित करने की प्रक्रिया हम इस बजट के अध्याय के अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।